हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद महिमा। तो आप सभी का इंग्लिश का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। तो अब हम मिड टर्म एग्ज़ाम एसएसटी की बात करने जा रहे हैं। एसएसटी को सॉल्व करने जाएंगे क्लास 8 का, जिसमें हम एसएसटी के सारे क्वेश्चंस लेंगे कि कैसे उसके फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस आएंगे, या मतलब जैसे कहते हैं हम लोग एमसीक्यूज़ वगैरह आएंगे, और लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस, किस तरह से आपको आंसर्स देने हैं, सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से कराऊंगी, सभी चीज़ें बहुत प्रॉपर। तो मैं भी आपको आज लाई हूँ 2023-24 का पेपर, ठीक है। मैं 2023 करा रही हूँ, फिर 24 भी कराऊंगी, 25 के पेपर भी कराऊंगी, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आपके एग्ज़ाम में आ सकती हैं, वो सभी चीज़ें मैं कराऊंगी आपको, ठीक है। तो मेरे सेशन के साथ एंड तक बने रहिए आप, और हम स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। तो इस पेपर में हम क्वेश्चन देखेंगे। आप यहाँ दिख रहे हैं आपको हिंदी में क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान की एक विशेषता है, ठीक है, और निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा नहीं है। तो मैं इसको इंग्लिश में आपको करा रही हूँ, आप देखते रहिए, बाकी क्वेश्चंस तो आप टिक कर लेंगे, वहाँ से भी समझ में आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर क्या है? डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप मतलब एक तानाशाह, मतलब कि एक ही जना राज, एक ही पर्सन राज कर रहा है और बाकी को कुछ अलाउड नहीं बोलने का, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ। ऑफिशियल रिलीजन भी नहीं है, मोनार्की भी नहीं है, राजतंत्र भी नहीं है। क्या है हमारे यहाँ? फेडरलिज्म है। मतलब फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो लेवल वाइज डिवाइडेड है, लेवल ऑफ गवर्नमेंट बन रखी है हमारे यहाँ। तो सबके पास अपना अपना सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट करके डिवाइडेड हैं, और सबकी अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, काम है, वो उसके अकॉर्डिंग अपना वर्क करती रहती हैं, ठीक है। ये तो मतलब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर क्या है? फेडरलिज्म, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? संघवाद कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान की एक विशेषता है? तो संघवाद हो जाएगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ थ्रेट टू एनवायरनमेंट। इसमें से कौन सा एनवायरनमेंट का थ्रेट नहीं है? लैंडस्लाइड थ्रेट है, सॉइल इरोजन से भी, और इन सब चीज़ों से। मतलब आप क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आए तो आप इसको जो इसके आंसर्स उसको हटा भी सकते हो, कौन कौन से आंसर्स नहीं हो सकते हैं। तो लैंडस्लाइड ये भी आपका एनवायरनमेंट के लिए नुकसान करेगा, ठीक है, ये भी नुकसान करेगा, ये भी नुकसान। तो मल्चिंग जो है वो एक एग्जाम, वो क्या नाम है, हमारे सॉइल को, सॉइल की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है मल्चिंग, मल्च बनाना, ठीक है। हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन द राज्यसभा। राज्यसभा में प्रेसिडेंट कितने लोगों को मनोनीत करते हैं, नॉमिनेट करते हैं? तो 12 पर्सन को, 12 लोगों को मनोनीत करते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़, कल्चरल फील्ड से, या किसी अदर फील्ड से जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे आता है रीअरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो आपको ना चैप्टर्स मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री के साथ तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप चैप्टर्स को बहुत अच्छे से रीड कर लो। चैप्टर्स को बार बार रीड करो, जितना ज़्यादा आप रीड करोगे आपको, आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि कहानी में क्या क्या हुआ था। स्टोरी ही है सारी एक तरह की, स्टोरीज आपको क्लियर हो जाएंगी तो आप आंसर्स बहुत ईजीली कर पाएंगे, ठीक है। और आंसर्स को लिख भी पाएंगे काफ़ी अच्छे से, क्योंकि आपको नए नए वर्ड्स मिलेंगे कि हाँ क्या क्या वर्ड्स कहाँ कहाँ यूज़ किए गए, आप उन वर्ड्स को यूज़ करके अगली बार अपने आंसर में ऐड कर सकेंगे, ठीक है। तो चैप्टर पढ़ना वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन आपका रीअरेंज करना है आपको इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो आपको जब स्टोरी पता होगी तभी तो आप इनको कर पाओगे रीअरेंज, ठीक है। जैसे कि क्या है, इम्पोजिशन सब्सिडरी अलायंस ऑन अवध, इम्पोज किया गया सब्सिडरी अलायंस अवध पर। नेम ऑफ मुगल किंग वॉज रीनेम रिमूव फ्रॉम द कॉइन्स मिंटेड बाय द कंपनी। कंपनी ने जो कॉइन्स लगाए उन्होंने मुगल किंग की को रिमूव कर दिया, उनकी फोटोज़ वगैरह को, उनके नाम को हटा दिया उसमें से। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी अनाउंस दैट आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह जफर द फैमिली ऑफ द किंग वुड बी शिफ्टेड आउट द रेड फोर्ट, ठीक है, उन्होंने रेड फोर्ट से शिफ्ट कर दिया गया और दिल्ली में कोई दूसरी जगह दे दी रहने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ, गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग डिसाइडेड टू दैट बहादुर शाह जफर वुड बी द लास्ट मुगल किंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें, तो मतलब क्या है, ये सारा का सारा सीक्वेंस करेक्ट है। फर्स्ट पे यही हुआ था, सेकंड पे ये हुआ, उसके बाद एंड देन ये हुआ, और फिर ये हुआ, ठीक है। इसका आंसर 1 2 3 4 हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपने चैप्टर्स अगर पढ़े होंगे तो आपको उससे आइडिया मिलेगा कि हाँ क्या हुआ था उसमें। What was the reason of defeat of नवाब सिराजुद्दौला एट द बैटल ऑफ प्लासी। क्या रीज़न थे डिफीट के नवाब सिराजुद्दौला के बैटल डिफीट में? कि डिस्ट्रस्ट ऑफ नवाब सिराजुद्दौला ऑन हिज कमांडर मीर जाफ़र, मतलब उसके जो लोग थे उन्होंने उसको सपोर्ट नहीं किया और उन्होंने ही उस ब्रिटिश का सपोर्ट किया, इस वजह से सिराजुद्दौला हार गया था, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी में, बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? 1757 में हुआ था बैटल ऑफ प्लासी। Which government has the authority to decide whether note of 75 रुपीज़ डोमिनेशन should be issued in India or not, ठीक है। ये कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि जो 75 रुपीज़ का जो नोट लाना है वो इंडिया में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इशू करना है नहीं करना है, ये चीज़ें कौन डिसाइड करेगा? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, ओके। फिर यही सही चीज़ें आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी। फर्स्ट का आंसर आपका संघवाद हो गया।
सेकेंड आपका मल्च बनाना हो जाएगा, इसका आपका 12 एंड इसका आपका 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये मीर नवाब सिराजुद्दौला सेनापति मीर जाफ़र पर अविश्वास। ठीक है, और 9 ये है इसका केंद्र सरकार। ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी आपके फर्स्ट पेज कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ये वाली बुक किसने लिखी है और ये बुक क्या है? ये ना बार बार एग्जाम में आ रही है, मतलब आपके 2025 में भी आई है और 2024 में भी आई है, 2023 में भी आई है। तो इसको अच्छे से याद रखना। माझा प्रवास जो बुक है इसको किसने लिखा है? विष्णु भट्ट गोडसे ने लिखा है। ठीक है, विष्णु भट्ट गोडसे ने लिखा है। और ये भी आ सकता है कि विष्णु भट्ट गोडसे ने कौन सी बुक लिखी है, तो माझा प्रवास लिखी है। ठीक है, आपको वाली क्वेश्चन अच्छे से याद रहना चाहिए। हु अमंग नॉट द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट का कौन पार्ट नहीं है? प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, सब इंडिया पार्लियामेंट के पार्ट है, लेकिन कॉम्प्ट्रोलर, ऑडिटर जनरल यानी कि सीएजी इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, सीएजी इसके पार्ट नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, इन विच प्रेजेंट डेट बहादुर शाह जफर स्पेंड द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। अपने लास्ट ईयर्स ऑफ लाइफ की कहाँ पर उन्होंने बिताए हैं? रंगून जेल में। ठीक है, कहाँ पे रहे हैं वो? कौन सी जेल में? रंगून जेल में रहे हैं। ठीक है, मनोज इज अ 12 years old boy. He is working in cloth making factory. State which of the following fundamental law of Manoj is being violated. ऐसे क्वेश्चन आपके सारे एग्जाम्स में आ रहे हैं, मतलब हर ईयर आ रहे हैं, सारे साल आ रहे हैं कि मतलब ऐसे कोई फंडामेंटल राइट आपका कौन सा वायलेट हो रहा है, ऐसे पूछा जा रहा है, या आपको कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं पसंद है, या कौन सा आपके लिए सबसे अच्छा लगता है आपको, इस टाइप से भी करके क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। ठीक है, तो मनोज एक 12 साल का लड़का है और उससे फैक्ट्री में काम करवाया जा रहा है। ठीक है, तो उसका कौन सा फंडामेंटल राइट वायोलेट हो रहा है? तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ठीक है, राइट अगेंस्ट उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ठीक है, ये वाली चीज़ हमारे यहाँ पे ठीक रहेगी। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी। कॉफ़ी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? तो ब्राज़ील है। ठीक है, नेक्स्ट है, द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री इन बंगाल वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1651 एज द बैंक ऑफ रिवर। कौन से रिवर के पास? हुगली रिवर के पास फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री बंगाल में शुरू हुई थी 1651 में। वेरी इंपॉर्टेंट, सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री बंगाल में कहाँ पर, कब इस्टेब्लिश हुई? 1651 में। कौन सी नदी के पास? हुगली नदी के पास। ठीक है, विच रिवर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज कंसाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सा फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? तो फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन का जो फीचर है ये है कंसाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज वाइडली फेमस है? शेर मैसूर। शेर मैसूर के नाम से कौन फेमस है? तो शेर मैसूर कौन है? टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा जाता है। ठीक है, वही सारी चीज़ें सेम यहाँ पे आ जाएंगी आपकी। सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे आ जाएंगी, वही सेम आंसर्स हैं यहाँ पे भी आपके। शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा, रंगून जेल हो गया, ये हो जाएगा, विष्णु भट्ट गोडसे, ब्राज़ील, हुगली रिवर, मौलिक अधिकार, संविधान की अंतरात्मा कहते हैं, शेर मैसूर कौन है? टीपू सुल्तान है। ठीक है, यहाँ तक आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका एजर्शन रीज़न का क्वेश्चन होता है। आपको ना जो इसका एजर्शन दिया उसको अच्छे से समझना पड़ेगा, और उसके बाद उसका रीज़न दिया गया है क्या वो सही है या नहीं है, उसको आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, एंड उसके बेस पे आपको आंसर करना है कि एजर्शन रीज़न दोनों सही है, एजर्शन सही है, रीज़न गलत है, या एजर्शन के साथ रीज़न करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ऐसी चीज़ आपको बतानी पड़ेंगी। क्या है? इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया क्या है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, इंडिया हैज़ इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। और इंडिया क्या है? कहा है कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसका क्या है? उसका एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। तो उसका जो एजर्शन है उसका जो, तो यहाँ पे आपका असर्शन और रीज़न दोनों के दोनों करेक्ट हो जाएगा। असर्शन इज़ ट्रू एंड द रीज़न इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। रीज़न जो है इसके असर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चंस आ गए आपके, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, 2 मार्क्स के हैं, जो इसमें से आपको कोई 4 करने हैं। ठीक है, एक्सप्लेन द जोग्राफिकल कंडीशन नेसेसरी फॉर कल्टीवेशन ऑफ राइस। क्या जोग्राफिकल कंडीशन होनी चाहिए अगर आप राइस को कल्टीवेट कर रहे हो? राइस अगर आप चावल उगा रहे हो तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? मैंने इनके आंसर्स एक जगह पे लिख लिए, मैं आपको आंसर्स दिखा देती हूँ, आंसर शो कर देती हूँ। आप इन आंसर्स को स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं, देख सकते हैं आंसर्स, इस तरह से आपको लिखने हैं आंसर्स प्रॉपर। ठीक है, राइस नीड्स हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। राइस को कैसा एनवायरनमेंट चाहिए? हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत ज़्यादा बारिश चाहिए क्योंकि चावल की खेती में बहुत सारा पानी लगता है। एंड फर्टाइल एलुवियल सॉइल एंड फ्लैट लैंड विथ स्टैंडिंग वाटर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होंगी, ये आपका आंसर रहेगा, इस तरह से लिखना रहेगा आपको। ठीक है, 2 मार्क्स में आपका इतना आंसर होना चाहिए कम से कम। ये सारी बातें आप यहाँ बताएंगे। सेकंड, इसका एक और पार्ट जो अगला दिया हुआ है वो भी यही पूछा है, जोग्राफिकल कंडीशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ वीट। वीट के कल्टीवेशन में क्या क्या चाहिए आपको? कूल क्लाइमेट चाहिए। यहाँ पे हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए था, इसमें क्या चाहिए आपको? कूल क्लाइमेट चाहिए।
और 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एट सोइंग, ठीक है, जब उसको बीज बोएंगे तो ये सब चीज़ चाहिए टेम्परेचर, एंड 20 डिग्री सेल्सियस 25 एट राइपनिंग, पकने के समय इतना टेम्परेचर चाहिए, और 50 से 75 रेनफॉल चाहिए सेंटीमीटर, एंड वेल ड्रेन फर्टाइल एलुवियल और लोमी सॉइल चाहिए, ठीक है। सबसे बेस्ट सॉइल होती है लोमी सॉइल खेती करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें चाहिए आपको, तब इससे आपका अच्छे से हो पाएगी कल्टीवेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, मेंशन द इंपॉर्टेंस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स इन द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। क्या इंपॉर्टेंस है डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स की जिससे कि ब्रिटिश एम्पायर इतना ज़्यादा एक्सपैंड हो सका, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स है क्या, पॉलिसी क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स लाया कौन। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स लॉर्ड डलहौजी लेके आए थे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब वन वर्ड में एमसीक्यूज में आ सकता है क्वेश्चन कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया था। इसका मतलब क्या होता है, इन्होंने क्या कहा था, ब्रिटिश ने लाया था इसको, और इसको कहा था कि अगर कोई भी रूलर है, इंडिया का रूलर है, और उसके पास कोई भी तो अगर कोई भी इंडिया का रूलर है और उसके पास अपना कोई नेचुरल हायर नहीं है, उसका कोई बेटा नहीं है जो कि सारे चीज़ों को संभाल सके, उसके बाद शासन कर सके, तो उसकी पूरी की पूरी उसका किंगडम वो सारा का सारा ब्रिटिश रख लेगी, ब्रिटिश उसके ऊपर कब्जा कर लेगी, ठीक है। ये उनका रूल था इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स में। दिस हेल्प द ब्रिटिश एक्सपेंड देयर एम्पायर। तो ऐसी चीज़ों क्या करके वो अपना एम्पायर एक्सपेंड करते चले गए। और जैसे उन्होंने सबसे पहले क्या क्या लिया था, सतारा, झांसी और नागपुर, इन सब जगहों पे कोई भी नेचुरल हायर नहीं था, उन्होंने इन सब जगहों पे कब्जा कर लिया अपना। अगला क्वेश्चन है आपका, विच इज़ योर फेवरेट फंडामेंटल राइट अमंग द फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गिव एनी वन रीज़न। देखो, मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया था कि आ सकता है आपका। तो आपका फेवरेट फंडामेंटल राइट क्या है और आपको वो क्यों पसंद है, उसके लिए आपको रीज़न वगैरह देना है, समझाना है, ठीक है। तो यह सब इसमें सबका आंसर अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स भी हो सकते हैं इस आंसर में, ठीक है। जैसे मैंने इसमें क्या लिखा आपके लिए, माय फेवरेट फंडामेंटल राइट इज़ राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 21A के अकॉर्डिंग आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है भी, आर्टिकल 21A के अकॉर्डिंग आता है राइट टू एजुकेशन, ठीक है। और यह मेरा फेवरेट फंडामेंटल राइट है। क्यों फंडामेंटल राइट है मेरा फेवरेट ये, बिकॉज इट गिव्स एवरी चाइल्ड एन इक्वल चांस टू स्टडी एंड बिल्ड अ बेटर फ्यूचर, ठीक है। इससे क्या होएगा, सभी बच्चों को इक्वल चांस मिल रहा है पढ़ने के लिए, अपना फ्यूचर बेटर करने के लिए, ठीक है। जब बच्चे का फ्यूचर डेवलप बेटर होगा तो वो क्या करेगा, आगे चीज़ अच्छे सोच पाएगा और आगे उसे क्या करना चाहिए या देश में क्या हो रहा है, सब चीज़ें वो अच्छे समझ पाएगा, ठीक है। तो मतलब ये मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ ठीक थी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, date of an imaginary parliament, data of an imaginary parliament is given below in the study the data carefully and answer the following, ठीक है। विकास संघ ये पार्टी है, इसके 32 MPs, व्यापार पार्टी 33, संग्राम पार्टी 5, टोटल कितने हैं 70। तो बोल रहा है हाउ मैनी MPs आर नीडेड फॉर मेजॉरिटी के लिए कितने लोग चाहिए होते होंगे। तो देखो क्या है इसका मतलब कि देखो वैसे तो 545 और आपको चीज़ें पता है 543 ये सब सीट्स वगैरह होती हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक जो दे रखा है, एक डाटा दे रखा है इमेजिनरी डाटा, तो यहाँ 70 है टोटल। 70 का अगर हाफ करा जाए तो कितना होगा 35। तो जो भी आधे से एक ज़्यादा जिसके पास होगा वो पार्टी मेजॉरिटी में होती है, वो जीतती है। तो क्या बोल रहा है, हाउ मैनी MPs आर नीडेड फॉर मेजॉरिटी के लिए कितने MP की ज़रूरत है, तो 36 हो जाएगा इसका आंसर, 36 MP की ज़रूरत है। मेंशन एनी वन पॉसिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट फॉर्मेशन, क्या एक पॉसिबिलिटी बतानी है गवर्नमेंट फॉर्मेशन की। क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर विकास संघ पार्टी के पास 32 है, व्यापार पार्टी के पास 33, अगर दोनों ऐड हो जाते हैं एक साथ, कोअलिशन कर लेते हैं यानी कि गठबंधन कर लेते हैं, 32 + 33 कितने हो जाएंगे आपके 65 हो जाएगा। अगर 65 ये कर लेते हैं, इसका मतलब ये आपके 36 वाले क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए आगे बढ़ गए, इससे ज़्यादा होगा इनके पास, तो इसका मतलब दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं, अपनी सरकार चला सकते हैं, अपनी पार्टी बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मेजॉरिटी ला के अपना इस तरह से गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको ये कोएलिशन, वेरी इंपॉर्टेंट है, कोएलिशन ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। व्हाट वर द मेन डिमांड्स पुट फॉरवर्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। आपको बताना चाहिए इंडियन नेशनल कांग्रेस कब फॉर्म हुई थी, 1885 में ही बनी थी। और क्या डिमांड्स रखी थी इन्होंने, तो क्या डिमांड्स रखी थी, इसका आंसर है इन 1885 द इंडियन नेशनल कांग्रेस मेनली डिमांड्स ऑफ मोर इंडियंस इन गवर्नमेंट जॉब। इन्होंने क्या डिमांड रखी कि हमें ज़्यादातर इंडियंस को चाहिए कि गवर्नमेंट जॉब मिले। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, रिडक्शन ऑफ लैंड रिवेन्यू एंड प्रोटेक्शन, लैंड रिवेन्यू में कम किया जाए, प्रोटेक्शन कम किया जाए, एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ का प्रोटेक्शन फ्रॉम अनफेयर पॉलिसीज़, ठीक है। ब्रिटिश की जो अनफेयर पॉलिसीज़ है उन सब में से इंडिया की इंडस्ट्रीज़ को हटाया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं,
वही सेम क्वेश्चन आपको यहाँ हिंदी में देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये देखिए सारे क्वेश्चन वही सारे थे। इफ़ हिंदी मीडियम के मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग हिंदी में भी इसकी वीडियोज़ वगैरह ला दूँगी। ये देखिए क्वेश्चंस यहाँ पे, यदि आप 1857 की बगावत के समय एक भारतीय सैनिक होते तो आप विद्रोहियों का समर्थन में क्या क्या कदम उठाते, किन्हीं तीन का वर्णन करो। यदि आप 1857 की बगावत के समय एक आम आदमी नागरिक होते तो विद्रोह के किस प्रकार का हिस्सा लेते, ठीक है। दोनों चीज़ सेम है, एक में आप मतलब दोनों में अलग अलग चीज़ें बताई, मतलब सेम चीज़ें ही बतानी है आपको बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंट करके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है, मृदा संरक्षण है, इसमें जल संरक्षण है, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ठीक है। इफ़ यू वर एन इंडियन सोल्जर, अगर आप एक इंडियन सोल्जर है तो आप 1857 के रिवोल्ट में आप अब क्या रिबल्स के लिए क्या सपोर्ट रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर है रिफ्यूजिंग टू फॉलो ब्रिटिश ऑर्डर्स एंड जॉइनिंग द रिबल आर्मी, ठीक है। हम क्या करेंगे कि ब्रिटिश का ऑर्डर मानने से मना कर देंगे और ज्वाइन कर लेंगे रिबल आर्मी को, ठीक है। हेल्पिंग टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ रिवॉल्ट अमंग अदर सोल्जर्स एंड पीपल, और मैसेज को फैलाएंगे, दूर दूर सारे रिवॉल्ट फैलाएंगे अमंग अदर सोल्जर्स, सभी सोल्जर्स के बीच में, लोगों के बीच में, जिससे कि इन चीज़ों को जल्दी ठीक किया सके, ठीक है। फाइटिंग ब्रेवली अगेंस्ट द ब्रिटिश टू फ्री माई कंट्री, और फाइट करेंगे बहुत ही ज़्यादा बहादुरी से अपने ब्रिटिश के खिलाफ कि हमारी कंट्री को छोड़ दो, फ्री करो हमारी कंट्री को, ठीक है। इसमें अगर दूसरा वाला पार्ट क्या पूछा है, इफ़ यू आर एन ऑर्डिनरी सिटीजन, अगर आप एक ऑर्डिनरी सिटीजन है तब क्या करोगे। प्रोवाइडिंग फूड प्रोवाइड करेंगे, शेल्टर एंड मनी टू रिबल्स, मनी प्रोवाइड करेंगे रिबल्स को, फूड देंगे, शेल्टर देंगे, जिससे कि वो अपनी लड़ाई को और बेटर तरीके से कर सके, ठीक है। स्प्रेडिंग न्यूज़ एंड मैसेजेस ऑफ द रिवॉल्ट सीक्रेटली अमंग पीपल, लोगों के बीच में किया ना सारी चीज़ें बताएंगे, खबर पहुंचाएंगे, स्प्रेड करेंगे, न्यूज़ मैसेज पहुंचाएंगे कि हाँ रिवॉल्ट हो रहा है, ये सब चीज़ें हो रही है, ठीक है। रिफ्यूजिंग टू कॉपरेट विद द ब्रिटिश, और ब्रिटिश का कॉपरेट करने के लिए मना कर देंगे, एंड हेल्पिंग रिबल्स इन बैटल्स, और रिबल्स की हेल्प करेंगे बैटल में, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। तो ये दो बातें, ये मतलब इसमें सब बच्चों का अपना अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है आंसर लिखने में, तो इस तरह से अपने आंसर को लिख सकते हो। तो अगर आपने चीज़ों को समझ लिया अच्छे से तो आपको आंसर लिखना काफ़ी इजी रहेगा, अदरवाइज आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेंशन एनी 3 वेज ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन के 3 वेज क्या हैं। सॉइल कंजर्वेशन यानी कि मिट्टी को बचाना, मृदा संरक्षण, ठीक है। 3 वेज ऑफ सॉइल कंजर्वेशन क्या है। एफोरेस्टेशन, एफोरेस्टेशन एक होता है डिफोरेस्टेशन यानी कि लार्ज अमाउंट में बहुत ज़्यादा संख्या में पेड़ों को काटना, और एफोरेस्टेशन का मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में पेड़ों को लगाना, प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। कॉन्टूर प्लोइंग, प्लोइंग अलॉन्ग स्लोप्स टू रिड्यूस इरोजन, स्लोप क्या नाम है, प्लोइंग करना स्लोप्स के अराउंड, जिससे कि इरोजन से बचाया जा सके। इरोजन होएगा यानी कि सारी मिट्टी जो है हवा या पानी या किसी वजह से बहकर चली जाएगी, तो इससे बचाया जाए। टेरेस फार्मिंग की जाए तो इससे क्या होता है, स्टेप्स बनाए जाएंगे हिल्स पर, इससे क्या होगा, सॉइल वॉश अवे नहीं हो पाएगी और सॉइल इरोजन नहीं हो पाएगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो हमारी सॉइल ठीक रहेगी। इसमें सेकंड पूछा गया 3 वेज ऑफ वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन के 3 वेज, देखो मैंने इसका आंसर एक्सप्लेन नहीं किया है, आप इसको एक्सप्लेन खुद से कर लो, और बातें ये मतलब ये सारे पॉइंट्स डाल के आप लिख सकते हो, ठीक है। 1 पॉइंट 2 पॉइंट डाल के पॉइंट में आंसर लिखना बहुत अच्छा होता है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। पैराग्राफ भर भर के आंसर मत लिखो, आप जितना कर सकते हो ना पॉइंट में आंसर लिखो, पॉइंट में आंसर लिखने के ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। और वो समझ में भी आता है, ऐसे पैराग्राफ सा होता है वो फिर मिक्स हो जाता है, फिर पढ़ने में ज़्यादा वो नहीं होता, ठीक है। तो आप जितना हो सके पॉइंट्स में आंसर लिखने की कोशिश करो, छोटे छोटे पॉइंट्स बनाओ, उस पॉइंट्स में आंसर लिखो, इन पॉइंट्स में आंसर लिखने की प्रैक्टिस करो, तो आपको ज़्यादा ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे भी, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर बचाने का तरीका क्या है, रेन वाटर, बारिश का पानी बचाओ, ठीक है। आपने इसका प्रोसेस पढ़ा होगा साइंस की बुक में। अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ वाटर, वाटर को वेस्ट मत करो। रीसाइक्लिंग एंड रीयूजिंग वाटर, वाटर को रिसाइकल और रीयूज़ करो, ठीक है। जैसे आपने मान लो आपने पढ़ा होगा कि आपने सब्जियों को धोया अगर, तो उसका जो पानी बचा उसको उठा के आप पौधों में डाल दो, ठीक है। तो इस तरह से आप पानी को रीयूज़ कर सकते हो, बचा सकते हो, ये सारी चीज़ें हो गई। ब्रीफ नोट ऑन द फॉलोइंग मेक, अब देखो यहाँ पे आपको ब्रीफ नोट लिखना है, कितने मार्क्स का है आपका, 3+2, ठीक है। तो मेकिंग ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट और क्वेश्चन आर के बारे में समझाना है, ठीक है। तो कोलिशन गवर्नमेंट के बारे में देखते हैं। अ कोलिशन गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड व्हेन नो सिंगल पार्टी गेट्स अ मेजॉरिटी इन द इलेक्शन। कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है, जब कोई भी सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती इलेक्शन में, मतलब दोनों में से कोई पार्टी, मैंने आपको बताया अभी स्टार्टिंग में, एक आपकी व्यापार पार्टी थी और एक आपकी विकास संघ था, शायद विकास पार्टी थी, कुछ था ऐसी। तो दोनों पार्टी को, दोनों के पास ही मेजॉरिटी नहीं थी, तो इस वजह से दोनों ने साथ में मिल के पार्टी जॉइन टुगेदर टू फॉर्म द गवर्नमेंट, दोनों साथ में मिल के कोई गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं, तो उसी को हम कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। इट इज़ कॉमन इन इंडिया एट बोथ स्टेट एंड सेंट्रल लेवल, तो ये कॉमन है इंडिया में, सेंट्रल लेवल पे भी करते हैं, स्टेट लेवल पे भी किया जाता है ये, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आर।
क्वेश्चन आर इज द फर्स्ट स्टार। पार्लियामेंट्री सेशन का सबसे फर्स्ट स्टार क्या होता है? क्वेश्चन आर होता है। ड्यूरिंग दिस टाइम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आस्क क्वेश्चन टू मिनिस्टर अबाउट द वर्क ऑफ देयर मिनिस्ट्रीज। ठीक है, इस टाइम में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट क्या होते हैं? मिनिस्टर से अपने क्वेश्चन पूछते हैं और अपनी मिनिस्ट्रीज में क्या काम कैसे करना है सब चीज़ पूछते हैं। इट एंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ये बताता है गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी को बताता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, सजेस्ट सम वेज टू स्टॉप डोमेस्टिक वायलेंस। कुछ वेज बताएं जिससे आप डोमेस्टिक वायलेंस को स्टॉप कर सकते हो। ठीक है, क्या है? अवेयरनेस एंड एजुकेशन, लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाओ। एजुकेशन, ये भी मैंने पॉइंट्स लिए हैं, इसके आप एक्सप्लेन करो अच्छे से। ठीक है, ये लंबे आंसर, इसको बहुत लंबा लिखने की जरूरत है, इतने छोटे लिख के मत आ जाना कि हाँ ये इतना आंसर है। इसको एक्सप्लेन करना है कि एक पॉइंट को 2 से 3 लाइन में एक्सप्लेन कर सको। अवेयरनेस एंड एजुकेशन फैलाओ। स्ट्रिक्ट लॉज एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन, बहुत सारे स्ट्रिक्ट लॉज बनाओ जिसकी वजह की मतलब अगर आपने डोमेस्टिक वायलेंस किया तो आपको सज़ा मिलेगी या क्या चीज़ें होंगी, ऐसे करके आप बहुत सारे लॉज बना सकते हैं, इंप्लीमेंट करो उसे। काउंसलिंग एंड सपोर्ट, लोगों को समझाओ उस चीज़ को लेके, मीटिंग्स वगैरह करो, लोगों को समझाओ कि कितनी गलत है सब चीज़ें और सपोर्ट करो। वुमेन को एम्पावर करो। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, लोगों के साथ मिलकर मतलब संगठन के तौर पे कार्य किया जाएगा तो मतलब ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आप समझाओ। लैंड इज अगला क्वेश्चन आपका, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फीचर्स ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या है, इसके बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। तो देखो, लैंड इज क्लियर्ड बाय कटिंग एंड बर्निंग ट्रीज। ठीक है, लैंड को क्लियर कर दिया गया, कैसे? कटिंग किया गया और फिर बर्न कर दिया गया ट्रीज़ को। क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर अ फ्यू ईयर्स देन द लैंड इज लेफ्ट फेलो। जो आपकी जो ज्योग्राफी या कोई भी बुक की जो साइड में पॉइंट्स दिए होते हैं उन पॉइंट्स को जरूर पढ़ लिया करो। मैं आपको कल बुक ला के एक बार दिखा दूंगी कि क्या क्या पॉइंट्स आपको पढ़ने होते हैं, सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर फ्यू ईयर्स देन द लैंड इज लेफ्ट फेलो। ठीक है, क्रॉप्स को कुछ टाइम तक वहाँ पे ग्रो करो, कुछ ईयर्स तक, बाद में उसको खाली छोड़ दो। क्रॉप्स इंक्लूड मिलेट, मेज, पल्सेज, ये सारी क्रॉप्स ग्रो करो। इट इज़ ट्रेडिशनल एंड सिंपल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड है, सिंपल मेथड है, बट नॉट वेरी प्रोडक्टिव। ट्रेडिशनल भी है, सिंपल भी है, बट बहुत प्रोडक्टिव नहीं है। ठीक है, अब आपका केस बेस्ड क्वेश्चन आता है सेक्शन ई, और जो कि 4 × 4 16 मार्क्स का है। ठीक है, अब देखो केस बेस्ड क्वेश्चन का ये मतलब नहीं है, देखो पैराग्राफ के बेस पे क्वेश्चन आ रहा है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपके सारे आंसर्स इस पैराग्राफ के अंदर ही होंगे, मतलब पैराग्राफ के अंदर होंगे, बट ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट सेम टू सेम लाइंस आप आंसर लिख दोगे तो आपका आंसर माना जाएगा। कुछ लाइंस, कुछ आपको थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करके अपने आंसर को लिखने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे आंसर्स नहीं लिखे हैं इसके अंदर। ठीक है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, नादिर शाह अटैक्स दिल्ली। नादिर शाह अटैक्स दिल्ली, द डिवास्टेशन ऑफ दिल्ली आफ्टर नादिर शाह's invasion was described by contemporary observers. One described the wealth looted from the Mughal treasury as follows. ठीक है, यहाँ पे उसके बारे में बताया गया है क्या क्या वो मतलब नादिर शाह के जाने के बाद मतलब वहाँ पे उस टाइम पे वहाँ पे क्या क्या हो गया, वहाँ पे सब कुछ लूट लिया गया। ठीक है, 60 लाख ऑफ रुपीज़ एंड सम 1000 गोल्ड कॉइन्स, नियरली 1 करोड़ वर्थ ऑफ गोल्ड वेयर, nearly 50 crores worth of jewels, most of them unrivaled in the world, and the above included the peacock throne. ये सारी चीज़ें मतलब वहाँ से ले ली गई, चुरा ली गई। Another account described invasion impact upon Delhi. ये सारी चीज़ें बताई गई हैं आपको। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, Who turned शाहजहानाबाद into a heap of rubble? किसने टर्न किया ये सारी चीज़ें? तो ये किसने किया है? ये नादिर शाह ने किया है। किसने किया है? ये नादिर शाह। देखो आपको क्वेश्चन में बोला गया है नादिर शाह अटैक्स दिल्ली, नादिर शाह ने दिल्ली पर अटैक किया। डिवास्टेशन ऑफ दिल्ली आफ्टर नादिर शाह's इन्वेजन वॉज, तो नादिर शाह हो जाए। देखो अगला क्वेश्चन है, दोज हु हैड नो डर्थ ऑफ लैंडेड प्रॉपर्टी हैव नाउ बिकम होमलेस। जिनके पास आज तक प्रॉपर्टी की कोई कमी नहीं थी, इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी थी उनके पास, आज वो बेघर हो चुके हैं। इस लाइन का मतलब समझाना है, मतलब पहले उनके पास कितना सब कुछ था, कितना ज़्यादा सब बहुत अमीर थे, सब कुछ चीज़ें थी उनके पास, लेकिन फिर नादिर शाह ने जब अटैक किया सब कुछ क्या हो गया, ख़त्म हो गया। इसी वाली सब बातों को आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना रहेगा, समझाना रहेगा। ठीक है, राइट एनी 2 इफेक्ट्स ऑफ नादिर शाह's इन्वेजन। नादिर शाह के इन्वेजन के 2 इफेक्ट्स क्या होंगे? ठीक है, क्या हो गया कि वो लोग होमलेस हो गए। ठीक है, और उनके पास अब कपड़े नहीं हैं पहनने के लिए ढंग के। ठीक है, और पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो गया। सारी चीज़ें आप उसमें लिख सकते हो। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हो, ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, एक और है पैराग्राफ दिया गया आपको 4 मार्क्स का, जिसमें एटमॉस्फेयर के बारे में बताया गया है और उसके रिलेटेड क्वेश्चन। व्हाट इज़ द एटमॉस्फेयर मेड अप ऑफ? एटमॉस्फेयर किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है? एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ गैसेज, डस्ट एंड वाटर वेपर। ये सारी चीज़ें करके आप ऐड करोगे। थोड़ा आंसर को एकदम सेम से उतार मत देना, थोड़ा लिखने का वे होना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन बाय बायोस्फीयर से क्या मतलब है? इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। ये इस तरह लिख सकते हैं, इज कॉल्ड बायोस्फीयर। ठीक है,
हाउ इज़ द एटमोसफियर बेनिफिशियल टू अस, एटमोसफियर हमारे लिए बेनिफिशियल कैसे है, ठीक है। इसमें इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल रेज एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ सन, और ये बोल सकते हो द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ और होल्ड द एटमोसफियर, और लिख सकते हैं हम द चेंजेस इन एटमोसफियर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट, ये सारी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। देन आते हैं हम आगे, एक और पैराग्राफ दिया गया है, 2 और पैराग्राफ्स हैं आपके, पैराग्राफ पे आपका एंड है, मतलब केस बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी आपको एक पैराग्राफ दिया है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वगैरह को लेके, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंसी, कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है, एन एरिया हुज पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली, ठीक है, जो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं पार्लियामेंट में या और स्टेट असेंबली में, ठीक है। वट आर द पीपल इलेक्ट फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, तो क्या हो जाएगा इसका, आपको एमएलए हो जाएगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रूलिंग पार्टी, अपोजिशन पार्टी के बारे में आप क्या जानते हो, तो देखो पॉलिटिकल पार्टी हैज़ द मेजॉरिटी इज कॉल्ड रूलिंग पार्टी, इसके मेजॉरिटी जिसके पास ज़्यादा वोट आते हैं, जिसके पास, मतलब बताया था मैंने आपको मेजॉरिटी का मतलब अभी स्टार्टिंग में, जो भी जितने वोट हैं उसका आधे से एक ज़्यादा जिसके पास वो क्या है, रूलिंग पार्टी होगी। और जो बचे जो अदर पार्टीज अदर मेंबर्स हैं बच्चे, वो सारे क्या हो जाएंगे, अपोजिशन, जो लोग नहीं जीते क्या हो जाएंगे, अपोजिशन पार्टी के हो जाएंगे। ऐसे आपका सेकंड पैराग्राफ रहेगा, उसके बेस पर क्वेश्चन पूछा गया है, वाई इज़ लैंड कंसिडर्ड एन इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, लैंड को एक इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स क्यों बोला गया है, इज अमंग द नेचुरल बिकॉज इट कवर्स ओनली 30% ऑफ द टोटल एरिया अर्थ सरफेस एंड ऑल पार्ट ऑफ दिस पर स्मॉल पार्ट आर नॉट हैबिटेबल, ठीक है, सारी चीज़ आप इसमें लिख लोगे। वाई आर प्लेन्स डेंसली पॉपुलेटेड, प्लेन्स डेंसली पॉपुलेटेड क्यों हैं, ऑफर सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर हेंस दे आर डेंसली पॉपुलेटेड, सारी चीज़ में थोड़ी ऐड करके लिखोगे। अगला है, वाई इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड अनइवन, इतना अनइवन क्यों है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का, तो क्या है, द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू इन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट, रग टोपोग्राफी, स्टीप स्लोप्स, ये सारी चीज़ आप इसमें ऐड करके लिखोगे, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे एक मैप बेस्ड क्वेश्चन दिया है, तो मैप बेस्ड क्वेश्चन के लिए आपको हिस्ट्री चैप्टर 5 के को देखना है, उसके नोट्स, उसके मैप्स देखने हैं, हिस्ट्री चैप्टर 5 मैप्स, ठीक है। बाकी मैं उसकी भी वीडियो लाऊंगी जिसमें आपको सारे मैप्स वगैरह बता दूंगी कौन कौन से मैप ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, मे बी शॉर्ट्स में रहेगा, ज़्यादा ठीक रहेगा। तो ये आपका पेपर कंप्लीट हुआ, ठीक है, सारी चीज़ें हो गई। अब इस वीडियो को अच्छे से आप कम्प्लीटली देखो, अच्छे से समझो, एंड देन मैं हो सका तो शाम तक या फिर कल आपकी 2024-25 वाली वीडियो भी आ जाएगी। ओके, थैंक you very much. Like, share and subscribe my channel for next videos, and thank you.